तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सही चल रही है ट्वेल्थ की पढ़ाई? तो देखो दोस्तों, हम ट्वेल्थ में अब तक क्या पढ़ चुके हैं। हमने चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, और चैप्टर सॉल्यूशन के अंदर हम बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका जान चुके थे। हम इसमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट को भी हमने सीख लिया था। हमने क्या देखना था, यहाँ पर रॉल्स लॉ देखा था हमने पिछले लेक्चर में। रॉल्स लॉ के बारे में मैं ब्रीफली दोबारा बताता हूँ। और इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने वाले हैं लॉर्ड्स लॉ के। तो जितने भी एनसीईआरटी ने इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड, एज वेल एज द एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये तीनों मैं आपको कराने वाला हूं आपके इस सेक्शन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर, बिकॉज रॉल्ड्स लॉ से सीबीएसई भी क्वेश्चन पूछती है और नीट जेईई में भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, इस बार भी एक क्वेश्चन सीबीएसई का था 2023 के पेपर में, 12th बोर्ड के पेपर में। ठीक है, तो हम रॉल्ड्स लॉ को दोबारा रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? सबसे पहली चीज हमने ये देखा था कि हम क्या कर रहे हैं कि मेरे पास एक लिक्विड है और फिर मेरे पास दो लिक्विड है। एक मेरा सॉल्यूट है और दूसरा मेरा क्या है, सॉल्वेंट है। जब मैंने इन दोनों को मिक्स करा, ध्यान से सुनना मेरे बात, मेरे पास दो लिक्विड थे, एक सॉल्यूट था और एक सॉल्वेंट था। जो कम अमाउंट में है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जब मैंने इन दोनों को मिक्स करा तो क्या ये सॉल्यूशन बन गया? क्या ये सॉल्यूशन बन जाएगा? तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होते हैं। तो होता क्या है कि जब आप सॉल्यूट को मिक्स करोगे ना, यदि ये आइडियल सॉल्यूशन है, यदि ये सॉल्यूशन जो फॉर्म हुआ है दैट इज अ आइडियल सॉल्यूशन, उसकी वजह से क्या होगा, ये रॉल्स लॉ के इक्वेशन को फॉलो करेगा। और रॉल्स लॉ का इक्वेशन क्या कहता था दोस्तों, दोबारा देख लेते हैं, समझा देता हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूं। तो रॉल्स लॉ ने क्या बोला था, यदि ए है हमारा और ए का मोल्स जो है वो Na है, और बी का मोल्स है हमारा Nb, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, Na बाय Na प्लस Nb, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb। ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए आपको, वेयर एक्स ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, तो मेरे पास दो, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, हमने दोनों को मिक्स करा है तो हमारा सॉल्यूशन बना है। सॉल्यूट का मोल्स Na है और सॉल्वेंट का मोल्स Nb है। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स A प्लस बी, सॉल्वेंट का मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स A प्लस बी। हमने यहां से क्या निकाला, इनका मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद रॉल्स लॉ ये कहता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, कि टोटल प्रेशर मिक्स करने के बाद जो प्रेशर आ रहा है दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए, यानी ए का प्रेशर प्योर स्टेट में इनटू एक्स ए। बैकग्राउंड सही कर लेता हूँ ना यार, सही लगता है, समझ में आया? देखो, ठीक है, चमक रहा हूं ना? ठीक है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये रॉल्स लॉ की इक्वेशन थी, पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसको मैं ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूं ताकि आपको आसानी हो। ये इस तरीके से, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि पी नॉट ए क्या है, वेयर पी नॉट ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में मिक्सिंग से पहले उनकी वेपर प्रेशर क्या रही होगी, दैट इज कॉल्ड पी नॉट ए। एंड व्हाट इज पी नॉट बी, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। बी की वेपर प्रेशर क्या है प्योर स्टेट में, तो पी नॉट ए और पी नॉट बी हमारे यहां से निकल के आ जाएगी। पी नॉट ए आ गया, पी नॉट बी, तो जब पी नॉट ए पी नॉट बी पता है, एक्स ए एक्स बी पता है, एक्स ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अभी बताया था,
एक्स बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अभी बताया था। तो पी टोटल इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। सिंपल है। ये ए का आफ्टर द मिक्सिंग वेपर प्रेशर है, ये बी का आफ्टर द मिक्सिंग वेपर प्रेशर है। तो टोटल कितना होगा, ए प्लस बी। समझो। तो ये रॉल्स लॉ था। जो भी सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। एन आइडियल सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन विच फॉलोज द रॉल्स लॉ। यानी कि रॉल्स लॉ को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है सो दैट इट कैन बी अ आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आया? ये इक्वेशन होती है। हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इनकी डिफरेंट डिफरेंट चीज कि कंपोनेंट कैसे आप रॉल्स लॉ को डिफाइन करते हो, कैसे आप प्रूव करते हो। मैंने आपको ये अभी प्रूव करके दिखाया है। ठीक है, चलो अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक साथ। चलो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखो। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है दोस्तों, देखो ध्यान से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी जो है क्वेश्चन जो होते हैं ना वो काफी थोड़े से ट्रिकी होते हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। क्या गिवन डेटा है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तरीका सिखाऊंगा आपको एक एक चीज कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन at 298 Kelvin are 200 mm and 415 mm of Hg. Calculate the vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 gram of chloroform and 40 gram of CH2Cl2 that is dichloromethane. क्वेश्चन पढ़ लिया, पढ़ के कुछ समझ में नहीं आया कि सर ये क्या कह रहा है, इतनी लंबी सेंटेंस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो पढ़ के मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो घबराने की बात नहीं है। इसको कभी भी लाइफ में कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, ऑलवेज याद रखना सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल्स में ये देखना है कि गिवन डेटा क्या है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है कि क्या क्या गिवन है सर ये पता करो पहले। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां पर यदि मैं गिवन लिखना चाहूं तो क्या सब गिवन है। सबसे पहली चीज, मेरे पास सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होने चाहिए, बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर मेरे पास क्या है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म है एंड डाइक्लोरोमीथेन है, ठीक है, और उनका प्रेशर दे रखा है 200 एंड 415, ऑब्वियसली प्योर स्टेट में है। अब मुझे कह रहा है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम्स ऑफ CHCl3 एंड 40 ग्राम्स ऑफ CH2Cl2। तो गिवन डेटा में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या है दोस्तों, CHCl3 है और हमारे पास क्या है, CH2Cl2 है। अब ध्यान से देखो, CHCl3 का क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है। सपोज मैंने CHCl3 को A माना और CH2Cl2 को B माना है, ठीक है। अब A का प्रेशर कितना दे रखा है, P नॉट A की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, P नॉट A की वैल्यू गिवन है, देखो 200 mm ऑफ Hg, है ना। वेपर का यूनिट होता है Hg के mm, और P नॉट B कितना गिवन है, यानी CH2Cl2 को B माना है हमने, तो P नॉट B कितना है दोस्तों, P नॉट B 415 mm ऑफ Hg। तो हमने पहले गिवन डेटा से क्या देखा कि क्या क्या हमारे पास है, क्लोरोफॉर्म का ए का कितना प्रेशर है प्योर स्टेट में 200 mm, और CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन का कितना है P नॉट B में 415 mm। यहां तक निकल के आ गया। अब देखो एक और चीज यहां पर जो गिवन है वो ये कि मैं जब मिक्स कर रहा हूं ना तो मैं 25.5 ग्राम क्या लेके चल रहा हूं, क्लोरोफॉर्म लेके चल रहा हूं CHCl3, और 40 ग्राम क्या लेके चल रहा हूं, CH2Cl2, ठीक है। अब देखो
तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर CHCl3 और CH2Cl2, यदि मैं इन दोनों के मोल्स निकालना चाहूं तो निकल जाएगा मेरे पास, है ना। तो CHCl3 का मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा दोस्तों? यदि मैं बोलता हूं कि मेरे को CHCl3 गिवन है और इसका मुझे मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होता है? कार्बन का कितना है दोस्तों? 12, हाइड्रोजन में कितना होता है? 1 Cl, क्लोरीन का 35.5 इंटू 3, बिकॉज 3 क्लोरीन है। कार्बन का कितना है? 12, हाइड्रोजन का 1 एंड क्लोरीन का 35.5 इंटू 3, क्योंकि 3 क्लोरीन गिवन है। तो दैट मीन्स कितना होगा ये? 13 प्लस 106.5, ठीक है। तो ये कितना निकल के आएगा? 119.5 ग्राम। ये हमारे पास CHCl3 का आ गया। देखो क्लोरोफॉर्म का मैंने क्या निकाला? मॉलिक्यूलर मास निकाला है 119.5, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, यहां कर लेता हूं, बेटर रहेगा, बिल्कुल स्टेप वाइज करना है ना। तो मेरे पास क्या था? CHCl3 था और मेरे पास क्या है? CH2Cl2 है, ठीक है। CHCl3 का क्या निकाला मैंने? मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आया? 119.5, ये निकल के आया था, देखो 119.5। अब मैं किसका निकालूंगा? CH2Cl2 का। CH2Cl2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? कार्बन का क्या होता है? 12, हाइड्रोजन का क्या होता है? 1, क्लोरीन का मास होता है दोस्तों 35.5, मैं लिख देता हूं, कार्बन का 12 होता है, ठीक है, किसी को याद ना हो तो क्या होगा? 12 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 35.5 इंटू 2, बिकॉज क्लोरीन कितने हैं? 2 है ना, तो 35.5 इंटू 2। तो मैंने CH2Cl2 का निकाल लिया, क्या निकल के आएगा? 14 प्लस 71, 85, 85 ग्राम आ गया आपका। कोई दिक्कत है? सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको, एक एक चीज आपको समझनी है कि सर ने पहले क्या करा, पहले गिवन डेटा लिखा है मैंने, उसके बाद हमने क्या करा, जो इससे निकल सकता है ना, हमने वो निकालना चाहा। तो हमने CHCl3 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, CH2Cl2 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। कार्बन का कितना है बच्चों? 12, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 71 प्लस 12 कितना आ गया? 85 ग्राम। अब देखो, यदि मुझे मोल्स निकालना हो CHCl3 का, तो मोल्स इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो यानी कि गिवन मास तो हमें पता होना चाहिए, तो क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन मास है? बिल्कुल है सर। देखो हमने क्या करा, क्लोरोफॉर्म का गिवन मास कितना है? 25.5, और 40 ग्राम किसका है? डाइक्लोरोमीथेन का। दोनों का मास गिवन है 25.5 एंड 40 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसका गिवन मास कितना है? गिवन मास कितना है यहां पे लिख देता हूं मैं, 25.5, और यहां पर कितना है गिवन मास? 40, उल्टा कर दिया मैंने, थिंक सही है, देखता हूँ, हाँ। ये कितना है? 40, वो कितना है? 25.5। आप देखो मोल्स निकाल लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज गिवन मास कितना है? 25.5, और मोलर मास कितना है? 119.5। और यहां पर देखो गिवन मास कितना है, मोल्स निकालेंगे इसका CH2Cl2 का, गिवन मास कितना है दोस्तों? 40, और मोलर मास 85। ये आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, समझ में आया? नंबर ऑफ मोल्स आएगा, हमने सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है। यहां देखो, यहां भी हमने वही करा, गिवन मास अपॉन मोलर मास निकाल लिया।
तो हमें मोल्स निकल के आएगा। देखो मोल्स निकल के कितना आ रहा था, 0.213 एंड 0.47 आ रहा था। ठीक है, सेम चीज है, कुछ ज्यादा नहीं है। आपको नंबर ऑफ मोल्स क्या निकालना है, क्लोरोफॉर्म का। कितना आ रहा था, 0.213, और CH2Cl2 का 0.47। इसका कितना निकल के आ रहा है, इसका आ रहा है 0.213 और इसका आ रहा है 0.47। तो यानी कि मेरे पास मोल्स आ गए, Na आ गया मेरे पास, Na आ गया और मेरे पास Nb आ गया दोस्तों। Na और Nb मेरे पास आ गया। Na और Nb यदि मेरे पास आ गया तो क्या मैं यहां से XA नहीं निकाल लूंगा? मैं यहां से क्या निकालूंगा दोस्तों, XA निकाल लूंगा। तो XA इक्वल टू क्या होगा, XA यानी इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, क्लोरोफॉर्म का मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb। दैट मींस Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। यहां पर Na की वैल्यू कितनी है, 0.213 और Na प्लस Nb दैट इज 0.213 प्लस 0.47। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी, देखो ध्यान से, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म 0.683। समझ में आया? तो हमारे पास यहां से क्या निकल के आ जाएगा, इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आ गया, 0.213 डिवाइड बाय, इसको ऐड करो, 0.683। तो यहां से ये सॉल्यूशन करोगे तो क्या निकल के आएगा, 0.312। क्या आ रहा है, 0.312। तो 0.31 लेके चलो अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो XA की वैल्यू 0.31 आ गई। और मैंने क्या सिखाया था आपको दोस्तों, XA प्लस XB इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। XA प्लस XB इक्वल टू 1। सो XA यदि 0.31 है तो XB कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0.31 दैट इज 0.69 अप्रोक्सीमेटली। कितना आएगा, 0.69। हमारे पास XA आ गया और हमारे पास XB आ गया, दोनों आ गया दोस्तों। XA और XB दोनों आ गया है। XA कितना आया है, 0.31। XB कितना आया है, 0.69। दोबारा समझाता हूं, हमारे पास गिवन डेटा क्या था, क्लोरोफॉर्म था और क्या था, डाइक्लोरोमीथेन है। हमने क्या करा, इनके पार्शियल प्रेशर को गिवन है लिख लिया हमने, कितने, 200 और 415। तो गिवन क्या है हमारे पास, क्लोरोफॉर्म है। हमने एक डेटा लिख लिया यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का और हमने लिख लिया डाइक्लोरोमीथेन का। अब हमारे पास क्या गिवन है, इसका मॉलिक्यूलर मास तो पता चल जाएगा, हम वो निकाल लेंगे। क्लोरोफॉर्म का कितना आ रहा है, 119.5 और CH2Cl2 का कितना आ रहा है दोस्तों, 85 ग्राम। क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर मास 119.5 आ रहा है, अभी निकाला है दोस्तों, देखो ध्यान से, ये रहा। CHCl3 का, कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का 1 एंड क्लोरीन का 35.5। 119.5 क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर मास आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, CH2Cl2 का मॉलिक्यूलर मास निकालने जाएंगे। तो CH2Cl2 का मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है दोस्तों, 85 ग्राम। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 एंड क्लोरीन का 35.5 एटॉमिक वेट होता है, दैट इज 85 ग्राम। अब देखो दोस्तों, 85 ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसका आ गया, इसका 119.5 आ गया। हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है, 25.5। मोलर मास हमने क्लोरोफॉर्म का निकाला है 119.5, डिवाइड करोगे तो 0.213 आ जाएगा। और हम इसके मोल्स निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 40, मोलर मास कितना है 85, डिवाइड करके कितना आ रहा है 0.47। अब हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। ए का मोल्स डिवाइड बाय ए का मोल्स प्लस बी का मोल्स। ए का मोल्स कितना था 0.213, ए प्लस बी 0.213 प्लस 0.47। ठीक है, कितना आएगा ये 0.31। अभी ये 0.31 है तो ये क्या होगा, बी, एक्स बी 1 माइनस 0.31 दैट इज 0.6। समझ में आया? आपको दोबारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने एक्स ए निकाल लिया, एक्स बी निकाल लिया, बस खत्म, खत्म हो गई कहानी, क्योंकि आगे कुछ नहीं करना।
आगे बहुत आसान है, इतने के बाद कुछ नहीं करना, यही गेम था, मोल फ्रैक्शन निकालना ही गेम है इसमें, बाकी चीजें आपको एज इट इज फॉर्मूले से निकल जाती है। तो यहां तक निकाल लो सही तरीके से कैलकुलेशन। कई बच्चों को सॉल्यूशन चैप्टर में दिक्कत होती है कि कैलकुलेशन सर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कह रहा हूं कि रुक जा भाई, थोड़ा सबर कर ले, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, उसके बाद मोल फ्रैक्शन तक एक बार पहुंच गए, रॉल्स लॉ की बात कर रहा हूं मैं, तो समझो कि आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। दोबारा इसको चेक कर लेना जब भी आपको आंसर शीट करनी होगी तो, ठीक है। यहीं पे आप मिस्टेक करते हो अक्सर। अब गेम बहुत आसान है दोस्तों, अब कुछ नहीं करना, अब सिंपल चीजें हैं, अब सिंपल हमें रॉल्स लॉ को फॉलो करना है। रॉल्स लॉ ने क्या बोला था? रॉल्स लॉ ने ये बोला था, फिर से इसको, ठीक है, तो रॉल्स लॉ ने क्या बोला था? हाँ, तो रॉल्स लॉ ने क्या बोला था? रॉल्स लॉ ने ये बोला था दोस्तों कि पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है दोस्तों? पी नॉट बी इंटू एक्स बी, कुछ याद आ रहा है दोस्तों? ये रॉल्स लॉ की कहानी थी। रॉल्स लॉ तो ये कह के चले गए और हमारे ऊपर एक सिरदर्द आ गया कि सर इतना न्यूमेरिकल सॉल्व करो। कोई नहीं, कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो, साइंस लिया है तो करना तो पड़ेगा। अब एक बात बताओ मेरे को, पी नॉट ए की वैल्यू कितनी गिवन है? यहां पर देखो ध्यान से, पी नॉट ए की वैल्यू कितनी गिवन है? पी नॉट ए की वैल्यू गिवन है 200 mm, और पी नॉट बी की कितनी गिवन है? 415 mm। 200 एंड 415 mm दिख रहा है? तो हम क्या करेंगे, पी नॉट ए, पी नॉट ए कितना है? 200, एंड पी नॉट बी कितना है? 400। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, पी नॉट ए दैट इज 200 मल्टीप्लाइड बाय एक्स ए। एक्स ए कितना है? 0.31 है। और पी नॉट बी 400 मल्टीप्लाइड बाय एक्स बी दैट इज 0.69। अब इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपका 62 प्लस 276, 338 mm आ जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? इसको करोगे मल्टीप्लाइड तो क्या आएगा आपका? 62 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 276 आएगा, ऐड करो, ठीक है, 338 mm आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है सब कुछ? समझ में आया मैंने क्या करा? बहुत आसान है, मैंने मोल फ्रैक्शन निकाल दिया और मैंने फिर रॉल्स लॉ को अप्लाई कर दिया। ध्यान से देखना, हमने पहले मोल फ्रैक्शन निकाला है, मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो खत्म कहानी, गेम खलास। समझ में आया? गेम कहाँ है? मोल फ्रैक्शन का है, तो मोल फ्रैक्शन का गेम कर दिया मैंने, ठीक है। जैसे ही मोल फ्रैक्शन निकालोगे, अब तो आसान है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग आंसर आ जाए। ठीक है दोस्तों, सबको समझ में आ गया? ठीक है, देखो 347.5 यहाँ भी वही आ रहा है, आएगा ही आएगा ना। आपके यदि कॉन्सेप्ट सही है तो क्वेश्चन सारे बनने ही चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट की यदि गलत नहीं होगी तो कभी भी क्वेश्चंस बनाने में आपको मिस्टेक्स नहीं होने वाली है, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना आप। चलो आगे बढ़े। अब देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, दैट मींस कि मेरे को सॉलिड के पार्टिकल गिवन है ना। अब मेरे को क्या करना है, उसमें ये बताना है कि यदि मेरे पास सॉल्यूट सॉलिड है तो उसके वेपर प्रेशर में क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो हम इसके बारे में अब पढ़ने वाले हैं कि सॉल्यूट है हमारे पास, यदि सॉल्यूट सॉलिड पार्टिकल है तो वेपर प्रेशर में क्या डिफरेंस आने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में हम आपको आराम से पढ़ेंगे। तो जैसे कि वेपर प्रेशर तो हमें पता है क्या होता है, बट यदि मैं उसमें सॉल्यूट डाल दूं तो क्या उसका वेपर प्रेशर जो पहले था उससे बढ़ेगा या उससे घटेगा?
ठीक है, तो इसको हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, है ना, स्टडी करेंगे इसकी। और इसमें ही ना हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में आएगा, जब हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि कैसे आप इसको डिफाइन करते हो, कौन कौन से इक्वेशंस आपके आते हैं। ठीक है, उन सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ। थैंक यू।